और हाँ, आप लोग कहानी को पूरा जरूर सुने, तभी कहानी समझ में आएगी। सभी हैरानी से मंडप में दुल्हन को देख रहे थे, क्योंकि वहां पर कशिश नहीं बल्कि उसकी जगह पर राशि बैठी हुई थी। राशि का चेहरा भी शौक से भरा हुआ था। राशि ने सोचा था कि वो इस तरह से घूंघट के आड़ में दक्ष से शादी कर लेगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा, और शादी के बाद कोई कर भी क्या पाएगा। लेकिन उसका प्लान फेल हो गया। दक्ष इस समय उसे अपनी आंखों में खून भरे उसे देख रहा था। उसका चेहरा बहुत ही भयानक था। रंभा जी आगे आकर राशि को उठाकर कहती, तू यहाँ क्या कर रही है? कासू कहाँ है? उसकी बात पर राशि को समझ नहीं आता है, लेकिन वो आगे कहती है, वो माँ, जब मैं उसके कमरे में गई तो वो वहां नहीं थी और उसका शादी का जोड़ा वहीं पड़ा था। वो कहीं भाग गई, शायद वो शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए भाग गई होगी। मुझे लगा सबकी बहुत बदनामी होगी, इसलिए मैंने ये शादी का जोड़ा पहन लिया और यहाँ आ गई। रंभा ने उसे गुस्से से कहा, अगर ऐसा था तो जब मैं और जीजी तुझे लेने गए थे तब क्यों नहीं बताया? राशि ने कहा, मैं बहुत डर गई थी, मुझे लगा कि आप सभी कैसे रिएक्ट करेंगे, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। सभी उसकी बात सुन रहे थे कि तभी दक्ष ने उसे पकड़ कर कहा, झूठ बोलना बंद करो, मेरी कशिश कहीं नहीं जा सकती है। राशि ने कहा, ऐसा ही है, आपकी कशिश, सॉरी, सिर्फ कशिश अब यहाँ नहीं है, वो भाग गई है। आप शायद भूल रहे हैं, शादी के लिए हाँ बोलकर भागना तो उसके खून में है। क्यों सेजल, मैंने सही कहा ना? दक्ष ने राशि को गुस्से से कहा, अपना झूठ बंद करो, और अगर सेजल को इन सब में घसीटा तो अच्छा नहीं होगा। अब सच सच बताओ, कासू कहाँ है? दक्ष का गुस्सा देखकर सचिन सामने आकर कहता है, दक्ष, वो जब कह रही है कि कशिश नहीं है तो वो झूठ क्यों बोलेगी? दक्ष ने उससे कहा, क्योंकि ये झूठ बोल रही है। अगर यकीन नहीं होता है तो मैं अभी साबित कर देता हूँ। ये बोलकर वो राशि से कहता है, जब तुम कासू के कमरे में गई थी तब क्या हुआ? राशि कहती है, वो कमरे में नहीं थी और उसका शादी का जोड़ा वहीं पड़ा था। उसकी बात पर दक्ष कहता है, लेकिन ये तो वो जोड़ा नहीं है जिसे कशिश ने पहना था। उसकी बात पर एक बार के लिए राशि डर जाती है, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करके कहती है, ये वही जोड़ा है। दक्ष कहता है, जो शादी का जोड़ा मैंने कासू के लिए बनवाया था उसमें मेरी ही कंपनी के स्पेशल डिमांड लगे थे, और ये वो जोड़ा नहीं है, इसमें सभी नकली डिमांड है। और अगर ये जोड़ा नहीं है तो तुम्हारे पास सामने जोड़ा इतनी जल्दी कैसे आया? क्योंकि अभी 1 घंटे पहले ही कशिश को सभी लोगों ने घर में देखा था, तो 1 घंटे के अंदर तुम्हें उसी के जैसा हो बहु जोड़ा कैसे आ गया? क्या तुमने फ्यूचर देख रखा था? उसकी बात सुनकर सभी सन्न रह जाते हैं। राशि को नहीं पता था कि दक्ष इतना शार्प माइंडेड है। दक्ष ने राशि को देखते हुए गुस्से से कहा, तुम अब बताओगे कि मेरी कासू कहाँ है, या फिर ये बोल। उसने अपने एक आदमी को इशारा किया तो उस आदमी ने उसके हाथों में गन दे दी। दक्ष ने उसे राशि के माथे पर पॉइंट करके कहा, अब बताओगे या ये फिर जान से जाओगी? सभी दक्ष की हरकत से हैरान हो जाते हैं। राशि डर जाती है। सचिन कहता है, दक्ष, मैं मानता हूँ कि तुम जो कह रहे हो वो सच है, लेकिन तुम ऐसी राशि पर शक नहीं कर सकते हो। अपनी गन नीचे करो। दक्ष राशि की ओर देखकर कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं इतना बेवकूफ हूँ कि मैं कुछ समझ नहीं पाऊंगा तुम्हारे इरादे को, कि तुम्हारा इरादा क्या है? तुम जब से आई हो मैंने तुम्हारी हर हरकत को नोटिस की है। तुम्हारे दिल में कशिश के लिए जो नफरत है उसे मैंने पहले दिन ही पहचान लिया था। मुझे लगा ये सिर्फ गर्ल्स की आम बात है, लेकिन तुम्हारी आज की हरकत से ये प्रूफ हो गया है कि कशिश से तुम्हारी नफरत कहाँ तक है। अब बताओगे कि कासू कहाँ है, इससे पहले मैं तुम्हारी जान ले लूं। ऐसा होते ही राशि अचानक से जोर जोर से हंसने लगती है। सभी हैरानी से उसे देख रहे थे। राशि अपने गले से वरमाला निकालते हुए कहती है, ओह, अब अच्छा है, मुझे नाटक नहीं करना पड़ेगा। फिर वो दक्ष की ओर देखकर कहती है, हाँ, मैंने ही गायब किया है तुम्हारी कासू उफ कशिश को। हाँ, है मुझे उससे नफरत, उतनी नफरत करती हूँ जितना कोई किसी से प्यार भी करता होगा। और अभी से नहीं, बचपन से हमेशा उसे सबसे ज्यादा प्यार सम्मान मिला। सभी के लिए वो खास रही, यहाँ तक कि मेरी माँ और मेरा सगा भाई भी उसे ही मानते, जो कि वो किसी की कुछ नहीं लगती है, वो अनाथ है। अरे, जिसे उसकी दादी ही नहीं अपना सकती हैं, उसे ये सभी इतना प्यार करते हैं, ये मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने मुझे हमेशा मेरी हाथ की खुशी छीनी है, इसलिए मैंने उससे उसकी सबसे बड़ी खुशी छीनने की कोशिश की। छीन भी लेती अगर आज मिस्टर दच ओबेराय मुझे पहचान नहीं पाते।
लेकिन कोई नहीं, अगर मेरे नहीं हुए तो कशिश के भी नहीं होंगे, क्योंकि वो एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर कुछ ही देर में वो अपने हाथ से ऊपर की ओर इशारा करके भवन के पास जाने वाली है। ये बोलकर वो हंसने लगती। दक्ष उसे मारने के लिए बढ़ता है, लेकिन विजय और सचिन उसे रोक लेते हैं, ये कहकर कि अभी उसे कशिश को ढूंढना होगा, इसे बाद में देख लेंगे। राशि कहती है, जाओ जाओ, ढूंढो ढूंढो। ये बोल वो जोर जोर से हंसने लगती है। क्रिस आदमियों से कहता है कि वो राशि को कहीं जाने नहीं दे। इसके बाद सभी उसे ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो किसी को नहीं मिल रही थी। रावी जो अब सबकी बातें सुन और समझ सकती थी और कभी कभी अपनी मूवमेंट भी देती थी, उसकी नज़र अचानक से कहीं जाती है। तभी कुछ ऐसा होता है कि सभी हैरान और शॉक्ड हो जाते हैं। सभी के कानों में एक आवाज़ आती है, कासू। सभी इस आवाज़ की दिशा में देखते हैं तो शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि यह आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि रावी की थी, जो अपनी व्हील चेयर से खड़ी हो चुकी थी। ये आवाज़ उसकी थी। रावी ने अपने हाथों को उठाकर एक और इशारा किया हुआ था। जब सभी उसके किए हुए इशारे की ओर देखते हैं तो एक बार और शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर दुल्हन के जोड़े में कशिश थी, जिसे बांध कर रखा गया था। कशिश को झूमर से बांधा गया था, जो कि ऊपर से बहुत नुकीला था, और अगर वो थोड़ा सा भी हिलता तो कशिश के शरीर में बहुत से नुकीले तार लगे थे, जिससे उसका बचना नामुमकिन था। सभी डरी हुई नजरों से कशिश को देख रहे थे। कशिश बेहोश थी, उसे खुद भी नहीं पता था कि वो इस समय कितने बड़े खतरे में है। कशिश को ऐसी हालत में देखकर दक्ष एक पल के लिए डर गया। उसकी हार्ट बीट भी बहुत कम हो चुकी थी। सभी के कानों में राशि के हंसने की आवाज आती है। सभी गुस्से भरी नजर से उसे देख रहे थे। राशि कहती है, मैंने कहा था ना कि अगर तुम मेरे नहीं हुए तो मैं तुम्हें कशिश का भी नहीं होने दूंगी। अब देखते जाओ कैसे तुम्हारी प्यारी कशिश तुम सभी के सामने अपनी जान से हाथ धोती है। ये बोलकर वो फिर हंसने लगती है। तभी उसके गालों पर एक झन्नाटेदार थप्पड़ पड़ता है, जिससे उसका चेहरा एक और झुक जाता है। राशि देखती है कि उसे थप्पड़ किसी और ने नहीं बल्कि उसकी माँ ने मारा है। वो अपनी माँ को गुस्से से देखते हुए कहती, आपने मुझे थप्पड़ मारा? उसकी बात पर रंभा जी ने कहा, काश मैंने ये थप्पड़ तुझे तब मारा होता जब तूने पहली बार कशिश के साथ बदसलूकी की थी। कशिश ने कभी भी तेरे हिस्से का कुछ भी नहीं लिया था। उसे हमेशा अपने हिस्से का ही मिला था। तुझे हमेशा से कशिश से इसलिए जलन होती थी क्योंकि तू कभी ना तो अच्छी बेटी बन पाई, ना ही बहन। लेकिन कशिश में ये गुण थे कि वो किसी को भी अपना बना लेती थी। तुझे कशिश की खूबी अपनी कमी का एहसास दिलाती थी, इसलिए तू उससे नफरत करती है। मुझे आज खुद पर तरस आ रहा है कि तू मेरी कोख से जन्मी है। काश तू मेरी कोख में ही मर गई होती। ये बोल वो रोने लगती है। राजबी जी उन्हें संभाल रही होती हैं। वहीं दक्ष के साथ मिलकर क्रिस और सचिन ने कशिश को वहां से उतारने की तैयारी में थे। विजय ने सेजल को संभाला हुआ था, क्योंकि कशिश को उस हालत में देखकर उसके डर से हालत खराब होने लगी थी। वो लगभग बेहोश हो चुकी थी। अमरजीत तो राबी को संभालते हुए थे। दक्ष बहुत ही सफाई से उस झूमर पर चढ़ गया और कशिश को खोलने लगा, लेकिन इस कोशिश में उसे बहुत बार वो नुकीले कीड़े लग गई। उसकी शेरवानी में जगह जगह खून के धब्बे बन गए थे। आखिरकार उसने कशिश को वहां से निकाल ही लिया। जब राशि की नजर उस पर पड़ी तो वो गुस्से से भर गई, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकती थी। डॉक्टर्स भी वहां पहुंच चुके थे। वहां पर दक्ष, कशिश और सेजल के साथ डॉक्टर रावी को भी चेक कर रहे थे। क्रिस इस समय रावी के पास ही खड़ा था। आज उसकी खुशी ना जाने कितनी बढ़ गई थी। आखिर हो भी क्यों ना, उसकी एंजल आज ठीक हो चुकी थी, जिसका इंतजार पिछले 2 सालों से कर रहा था। उसने आज तक रावी से निस्वार्थ प्रेम किया था। शायद उसके प्यार की ताकत थी जो रावी को मौत के मुंह से बचा कर लाया था, और आज रावी ठीक हो चुकी थी। दक्ष की बैंडेज हो जाने के बाद वो बिना किसी की कुछ सुने तुरंत कशिश के पास पहुंच गया। उसके डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने बताया कि उसे जल्द ही होश आ जाएगा। डॉक्टर के चले जाने के बाद सभी लोग कशिश के पास थे। उसी रूम में रावी भी थी। वो भी कशिश के बेड पर बैठी हुई थी। कशिश ने अपनी आंखें खोली तो उसके सामने सबसे पहले रावी का चेहरा आया। कशिश देखकर तुरंत बैठ गई। कशिश रावी को ठीक हुआ देखकर बहुत खुश होती है। दोनों बहनें एक दूसरे के गले लगी हुई थी कि उसने पास सेजल भी आ गई। सभी नम आंखों से उन बहनों को देखे जा रहे थे। तभी राजवी की आवाज आती है, अगर तुम सभी का मेल मिलाप हो गया हो तो कशिश को तैयार करो। आज उसकी शादी है और उसमें ज्यादा टाइम नहीं बचा है।
उनकी बात सुनकर सभी हाँ में सिर हिलाते हैं। कुछ ही देर में कशिश और दच मंडप में बैठे थे और उनकी शादी हो रही थी। दोनों ने साथ में फेरे लिए। दच ने उसकी मांग में सिंदूर भरा और गले में अपने नाम का मंगलसूत्र पहनाया, जिसके बाद दोनों जन्म जन्मांतर के लिए एक दूसरे के हो गए। सभी लोग उन्हें खुशी लिए हुए चेहरे से देख रहे थे, लेकिन कोई ऐसा था जिसकी नजर कहीं और थी। ये थे क्रिस, जो रावी को देख रहा था, लेकिन ना जाने क्यों रावी ने उसे एक बार भी नहीं देखा था। कशिश कमरे में बेड पर बैठी हुई थी। उसने एक लंबा सा घूंघट लिया हुआ था। वो कमरा बहुत ही खूबसूरती से सजा हुआ था। चारों ओर रोज और जैस्मिन के फूलों की सजावट के साथ व्हाइट कर्टन, कैंडल्स और एक मनमोहक फ्रेग्रेंस चारों ओर फैली हुई थी। वो कमरा बहुत ही रोमांटिक लग रहा था। कशिश की धड़कनें हर एक मिनट बढ़ रही थी। आज वो अपने दच की सुहागन बन चुकी थी, पूरी रस्मों और रिवाजों के साथ। और समाज के बीच में ये रिश्ता इस बार ना तो किसी के गुस्से और बदले की वजह था, ना ही मजबूरी में था। इस बार ये रिश्ता प्यार और सहमति से था। कशिश के दिल में हलचल, घबराहट और बेचैनी के साथ साथ शर्म भी थी। आज वो यहाँ इस कमरे में देख दच की नई दुल्हन के रूप में सुहाग की सेज पर उसका इंतजार कर रही थी। कमरे का दरवाजा खुलता है। दक्ष कमरे में आता है और दरवाजे को बंद करके उसी से लगकर खड़ा हो जाता है। एक बार कमरे को देखता है, फिर अपनी पत्नी कशिश को जो बेड पर घूंघट लिए बैठी थी उसे देखकर दक्ष की हैरत वेट ने एक बिट मिस कर दिया। वो धीरे धीरे उसके करीब बढ़ता है। जैसे जैसे वो कशिश के करीब बढ़ रहा था, उसके दिल की धड़कन भी बढ़ती जा रही थी। वो आकर बिस्तर पर बैठ जाता है उसके सामने। उसका दिल अपनी रफ्तार पर था। दक्ष ने कशिश के घूंघट को ऊपर किया और उसे देखकर जैसे वो होश आ गया। उसके नाम के सिंदूर जो उसके माथे पर फैला था, वो कशिश की सुंदरता को और बढ़ाने के साथ साथ दक्ष को यह एहसास करा रही थी कि अब वो सिर्फ उसकी है। दक्ष ने कशिश के चेहरे को देखकर एक आह भरी और अपने पॉकेट से एक बॉक्स निकाला। उसने कशिश के सामने उस बॉक्स को किया। कशिश ने अपने शर्म से बोझिल आंखें उठाई और दक्ष की ओर देखा तो उसने उसे अपनी आंखों से ही उसे खोलने का इशारा किया। कशिश ने जब उसे खोल कर देखा तो उसमें एक चैन थी जिसमें डायमंड का एक लॉकेट था, साथ ही एक ब्रेसलेट थी। दक्ष ने वो चैन उसके गले में पहना दी और उस ब्रेसलेट की ओर इशारा किया तो कशिश ने उसे उसके हाथ में पहना दी। दक्ष ने उससे कहा, तुम्हें पता है कासू, इसमें जो डायमंड लगे हैं वो हमारे हार्ट से कनेक्टेड है। तुम्हारे दिल का हाल मुझे पता चलेगा और मेरे दिल का तुम्हें। उसकी बात सुनकर कशिश के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। दक्ष ने अपना हाथ कशिश के सामने किया। कशिश ने एक बार उसके हाथ को देखा, फिर उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। दक्ष उसका हाथ पकड़कर उसे बालकनी में लाया। कशिश ने देखा कि वहां पर एक पोर्ट्रेट है जिसे ढक कर रखा गया है। दक्ष ने कशिश को उसे खोलने को कहा। जब कशिश ने उस पर से कवर हटाया तो उसकी आंखों में खुशी के साथ साथ नमी भी आ गई, क्योंकि सामने कामनी और नामित जी की तस्वीर थी। कशिश ने दक्ष को देखा और उसकी गले लग गई। कशिश ने कहा, दक्ष, आप नहीं जानते, आपने जो ये गिफ्ट दिया है ये मेरे लिए सबसे ज्यादा प्रीसियस है। दक्ष ने उसे खुद से अलग किया और उसे पीछे से बाहों में भरते हुए सामने की तस्वीर को देखकर कहा, माँ पापा, आज से आपकी कार्टून पूरी तरह से मेरी हुई। वादा करता हूँ इसे वो सारी खुशियाँ दूंगा जो आप दोनों देना चाहते थे। दक्ष की बात सुनकर कशिश के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, लेकिन वो झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहती है, मैं आपको कार्टून लगती हूँ। उसकी बात पर दक्ष ने उसे कमर से पकड़कर खुद से लगा लिया और उसके नाक पर टैप करते हुए कहता है, हाँ, लेकिन सिर्फ मेरी। ये बोलकर वो उसके फोrehead पर एक लाइट किस कर देता है। उसकी किस करते ही कशिश की आंखें बंद हो जाती हैं। दक्ष ने जब कशिश को ऐसे देखा तो उसकी आंखों पर अपने होंठ रख दिए। फिर वो उसके होठों की ओर बढ़ने लगा, लेकिन वो उसके होठों को छू पाता उससे पहले ही कशिश उसे धक्का देकर कमरे में भाग जाती है। दक्ष उसकी शर्म को महसूस कर मुस्कुरा देता है। कशिश भागकर कमरे में आ जाती है और मिरर के सामने खड़ी हो जाती है। मिरर में उसे दक्ष बालकनी के दरवाजे के पास अपने हाथों को अपनी चेस्ट पर बंधे खड़ा दिखता है। दक्ष अब तक कशिश के पास आ चुका था। उसने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा ही था कि कशिश मुड़कर उसकी बाहों में समा गई। मिल ही गई वो खुशी थी जो हमारे भाग की, अग्नि परीक्षा दे के पाई रात ये सुहाग की। दक्ष ने उसे खुद से दूर किया और उसके होठों पर अपने होठ रख लिए। कशिश के हाथ उसकी गर्दन और बालों में उलझ गए। वो भी दक्ष का पूरा साथ दे रही थी। दोनों
कि किस पैशनेट हो चुकी थी। दच कशिश से अलग हुआ, दोनों की सांसें भरी हुई थी। दच ने कशिश को अपनी बाहों में उठाया और उसे लाए हुए बेड की ओर बढ़ गया। कशिश ने शर्म से अपना चेहरा दच के सीने में छुपा लिया। दच ने कशिश को बेड पर सुलाया और उसके ऊपर आ गया। उसने हाथ बढ़ाकर कमरे में जल रही लाइट को बंद कर दिया। अब सिर्फ कैंडल की ही रोशनी कमरे में थी, जो उस माहौल को और भी रोमांटिक बना रही थी। आज की रात दच और कशिश के मिलन की रात थी। आज दोनों एक हो चुके थे। जो रिश्ता दिल से जुड़ा था, आज वो रूह और जिस्म से भी जुड़ गया था। रावी अपने कमरे में लेटी हुई थी, लेकिन उसे आज नींद नहीं आ रही थी। शायद उसे क्रिस की कमी खल रही थी। आखिर इतने समय से वो हर समय उसके साथ रहता था। रावी परेशान होकर कहती है, क्या हो रहा है? मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। मुझे अपनी सच्चाई पता है। मैं क्रिस की लाइफ में आकर उसकी लाइफ बर्बाद नहीं कर सकती हूँ। ये सब कहते हुए उसकी आंखें नम हो चुकी थी। जब उसे नहीं होता है तो वो उठकर छत पर चली जाती है, लेकिन जब वो छत पर जाती है तो उसके कदम वहीं ठहर जाते हैं, क्योंकि वहां पर क्रिस खड़ा था। क्रिस को वहां देखकर रावी वहां से जाने के लिए जैसे ही कदम उठाती है, उसके कानों में आवाज आती है, एंजल। अपने कमरे में सचिन बैठा सोच रहा था, जो आज हुआ उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी बहन ऐसा कर सकती है। उसने खुद से ही कहा, राशि क्यों किया तुमने ये सब? आखिर क्या कमी रह गई थी? तुम्हारी हर जिद को मैंने पूरा किया, तो क्यों? तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। सचिन ने देखा कि वहां उसकी माँ रंभाजी खड़ी थी। उन्हें देखकर सचिन ने कहा, माँ, क्या मैं एक अच्छा भाई नहीं हूँ? मैंने सोचा था कि परवरिश पर खून कभी भी हावी नहीं हो सकता है, लेकिन मैं गलत था माँ, मैं गलत था। सचिन की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। उसकी माँ ने उसे अपने गले से लगा लिया। आखिर वो भी राशि की करनी से हर्ट थी। राशि रंभाजी की सगी बेटी नहीं थी, लेकिन उन्होंने उसे कभी भी ये एहसास होने नहीं दिया था। रंभाजी के पति एक नेक दिल आदमी थे। रंभाजी ने जब सचिन को जन्म दिया तो उनकी एक फ्रेंड उनसे मिलने आई। उसका नाम हेमा था। हेमा एक मॉडर्न ख्यालातों वाली लड़की थी। दिखने में वो रंभाजी से कम सुंदर थी, इस वजह से वो उनसे जलती भी थी। हेमा ने जब रंभा के पति सुमित जी को देखा तो उसे रंभा से और जलन बढ़ गई, क्योंकि वो दिखने में काफी हैंडसम थे। उस दिन के बाद हेमा बहाने बनाकर रंभा से मिलने आती थी, ताकि वो सुमित जी को अपने जाल में फंसा सके। सुमित जी हेमा को कभी भी भाव नहीं देते थे। ये बात हेमा के दिल पर लग गई। एक दिन उसने मौका देखा जब रंभा जी सचिन को लेकर डॉक्टर के पास गई थी। उस दिन उसने सुमित की ड्रिंक में नशीली दवा मिला दी और रंभा की तरह साड़ी पहनकर उनके सामने आ गई। सुमित जी को होश नहीं था, इसलिए वो हेमा को रंभा समझ बैठे और उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। उन्हें इस बात का इतना पछतावा हुआ कि उन्होंने अपनी जान दे दी और एक खत के जरिए रंभा को सारी सच्ची बता दी। रंभा जी को तो यकीन ही नहीं हुआ कि उनकी एक दोस्त ने उसकी जिंदगी इतनी बुरी तरह से तबाह कर दी। उस दिन के बाद हेमा कभी नहीं आई। एक दिन रंभा जी के पास एक हॉस्पिटल से फोन आया। जब वो वहां पहुंची तो उन्हें हेमा अपनी आखिरी सांसें लेते मिली। हेमा ने रंभा जी से बहुत माफी मांगी और अपनी बच्ची को उनके हवाले कर दिया। रंभा जी को भी समझ नहीं आया। हेमा तो इस दुनिया से चली गई और अपनी 3 दिन की बच्ची को रंभा जी के हवाले कर गई। रंभा जी ने जब उस बच्ची को देखा तो उसकी मुस्कान उनके दिल को छू गई और उन्होंने उसे अपना लिया। आखिर वो थी तो उनके पति का अंश, भले ही वो एक धोखे का नतीजा थी, लेकिन रंभा जी ने उसे पूरे दिल से अपनाया। उन्होंने सचिन और राशि में कभी कोई अंतर नहीं किया। लेकिन कहते हैं ना कि खून अपना असर दिखाई देता है। शायद हेमा का असर राशि पर ही आ गया। रंभा जी ने सचिन से कहा, हम कल ही यहाँ से चले जाएंगे और राशि को दच से माफ कर देने को कहेंगे। सचिन ने कहा कि दच ने उसे छोड़ दिया है और अब वो उसे लंदन भेजेगा। रंभा जी को भी उसकी बात सही लगी। दोनों ने कुछ देर बातें की, फिर सोने चले गए। अगली सुबह दच का कमरा। जब कशिश की नींद खुली तो वो दच की बाहों में थी। दच उसे खुद से सीने से लगाए सो रहा था। कशिश ने जब दच को देखा तो उसके चेहरे पर एक शर्म भरी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि दच के चेहरे पर लिपस्टिक लगी हुई थी जो उसकी ही थी। कशिश के जहन में कल रात के सारे हसीन पल ताजा हो जाते हैं। वो खुद को उसकी बाहों से छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन कर नहीं पाती है। कशिश खुद से कहती है, ये इतनी मजबूती से तो नींद में नहीं पकड़ सकते हैं, ये जरूर जाग रहे होंगे। उसने दच को देखा जिसकी आंखें बंद थी। तभी कशिश ने कुछ ऐसा किया जिससे दच की आंखें खुल गईं। वो हैरानी से उसे देखने लगा। कशिश के चेहरे पर एक शरारत भरी मुस्कान थी। दच हैरानी से अपनी आंखें खोले कशिश को देख रहा था।
कशिश मुस्कुरा कर देख रही थी। दक्ष कुछ करता उसके पहले ही कशिश वहां से भाग जाती है। कशिश जाकर बाथरूम का दरवाजा बंद करती है, उसके पहले ही दक्ष ने दरवाजे पर हाथ रख दिया। कशिश दरवाजा नहीं बंद कर पाती। दक्ष अंदर आकर दरवाजा बंद करके डेविल इस्माइल के साथ कहता है, आप मुझे छेड़कर ऐसे तो नहीं बच सकती हो। ये बोलकर वो कशिश की ओर बढ़ने लगता है। कशिश पीछे जाने लगती है, तभी दक्ष उसे पकड़ लेता है और कहता है, आप कहाँ जाओगी। ये बोलकर वो उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। कुछ ही देर में दोनों अपनी प्यार भरी दुनिया में खो जाते हैं। वहीं राबी जब उठती है तो उसकी नजर उस कमरे की ओर जाती है जो पहले क्रिस का कमरा हुआ करता था। उसे याद आता है कि अब वो उस कमरे में नहीं रहता है, क्योंकि उसमें उसने पायल की यादों को बसाया हुआ है। वो उस ओर चली जाती है। जब उस कमरे के सामने जाती है तो उसकी नज़र एक वॉल पर पड़ती है जिस पर पायल की एक बड़ी सी फोटो लगी हुई थी। उसे देखकर वो कहती है, कितनी अजीब चीज़ होती है ये किस्मत भी, जो नायाब होता है उसे दूर कर देती है, जो लायक नहीं होता है उसे। ये बोल वो आगे कहती है, क्रिस आपके थे और आपके ही रहेंगे। हम आपके प्यार को कभी नहीं छीनेंगे। जानती हूँ वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, शायद इतना कि मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती हूँ। लेकिन मेरी किस्मत ही खराब है जो मैं चाह कर भी उन्हें नहीं अपना सकती हूँ। मैं उनके लायक नहीं हूँ। मैं अपने अतीत की काली परछाई उनके ऊपर नहीं पड़ने दे सकती हूँ। क्रिस बहुत अच्छे हैं, वो किसी ऐसे को डिजर्व करते हैं जो उनके लायक हो, और वो मैं कभी नहीं हो सकती हूँ। जानती हूँ बहुत नाराज होंगे आप मुझसे, लेकिन मैं आपके क्रिस को वो नहीं दे सकती जो वो चाहते हैं। मैं उनका साथ नहीं दे सकती हूँ। ये बोल वो अपने आंसुओं को पोंछकर वहां से निकल जाती है। उसके जाते ही क्रिस जो वही बालकनी में था वो बाहर आता है और कहता है, तो ये वजह है, वादा करता हूँ तुमसे कि तुम खुद अपने प्यार का इजहार करते हुए मेरे पास आओगी, वो सिर्फ 24 घंटे में। कुछ देर बाद सभी हॉल में बैठे होते हैं, क्रिस और राबी भी, लेकिन राबी उसे इग्नोर कर रही थी। वहीं सब कशिश के हाथ का बने हुए रसमलाई का आनंद ले रहे थे। सभी बैठे हुए थे कि अचानक से सभी के कानों में सेजल की दर्द भरी आवाज आती है। जब सबकी नजर उस पर जाती है तो सभी समझ जाते हैं कि उसे लेबर पेन शुरू हो गया है। सभी सेजल को लेकर हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। कशिश अपनी बहन को ऐसे देखकर बहुत रो रही थी। दक्ष उसे संभाल रहा था। सेजल की दर्द भरी आवाजें सभी के कानों में पड़ रही थी। कुछ ही देर में वो सभी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। सेजल को जल्दी से अंदर ले जाया जाता है। सभी वहां खड़े इंतजार कर रहे थे। सभी परेशान थे कि क्या होगा। तभी सबके कानों में एक बच्चे की रोने की आवाज आती है, जिसे सुनकर सभी मुस्कुरा उठते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर एक बच्चे को लेकर आते हैं। कशिश सबसे पहले जाकर उस बच्चे को अपनी गोद में लेती है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि वो एक लड़का है। ये सुनकर सभी खुश हो जाते हैं। विजय जब अपने अंश को देखता है तो वो मुस्कुरा उठता है। उसे लेकर वो उसके माथे को चूमकर कहता है, मेरा अंश। कुछ देर बाद सभी सेजल के पास होते हैं। सेजल मुस्कुरा रही थी अपने बच्चे को देखकर। वहीं सब उसके पास होते हैं। तभी दक्ष के फोन पर एक कॉल आती है, जिसे जब वो अटेंड करता है तो सामने वाले की बात सुनकर शॉक्ड हो जाता है। जब रावी सुनती है तो वो तुरंत वहां से भाग जाती है। शहर से दूर एक सुनसान इलाके में पहाड़ी पर क्रिस खड़ा था। उसके सामने एक गहरी खाई थी। वो एकदम उस खाई के पास खड़ा था और अपने हाथों को फैलाए हुए था। तभी उसके पीछे से एक आवाज आती है, क्रिस। इस आवाज को सुनकर जब क्रिस पीछे मुड़ता है तो वहां पर कोई और नहीं बल्कि रावी खड़ी थी। रावी को देखकर क्रिस कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ क्या करने आई हो? चली जाओ यहाँ से। रावी उसे देखते हुए कहती, क्रिस चली जाऊंगी, लेकिन प्लीज आप वहां से हट जाइए। आपको कुछ हो जाएगा, आप गिर जाएंगे। आपको पता भी है ये कितनी ऊंची जगह है। यहाँ से गिरने के बाद क्या हो सकता है आपको समझ भी आ रहा है? आप दूर हटिए वहां से। क्रिस एक दर्द भरी मुस्कान लिए उसे देखकर कहता है, क्या हो जाएगा? गिर जाऊंगा और इस दुनिया से चला जाऊंगा। इससे ज्यादा क्या होगा? 2 साल पहले भी तो मैं यही करने गया था, खुद को खत्म करने गया था, लेकिन जीने की एक उम्मीद के रूप में तुम मेरी जिंदगी में आई। लेकिन मेरी वो उम्मीद भी मेरे साथ नहीं रहना चाहती है, मुझसे दूर भागती है। तो मैं क्यों जीऊं? क्या करूंगा मैं जी के? मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए जहाँ ना तो प्यार हो ना कोई कहने को अपना हो। मैं नहीं जीना चाहता। पहले पायल मेरी जिंदगी से चली गई और फिर तुम मेरी जिंदगी में आई। तुम्हें पाकर मेरी जिंदगी में जीने की एक नई उम्मीद आई, लेकिन तुम भी मेरे साथ नहीं रहना चाहती। तुम्हें भी मुझसे प्यार नहीं है, तुम्हें मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं जाऊं या मरूं? क्यों आई हो यहाँ पर? चली जाओ यहाँ से। ये बोलकर क्रिस वहां से मुड़कर खाई की ओर जाने लगता है। तभी रावी घुटनों के बल बैठ जाती है, रोती हुई कहती है, प्लीज क्रिस रुक जाइए, मेरे लिए रुक जाइए।
मैं नहीं रह सकती आपके बिना, बहुत प्यार करती हूँ आपसे। उसकी बात पर क्रिस कहता है, झूठ बोल रही हो तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, तुम मुझे सिर्फ मेरी जान देने से रोकने के लिए ये सब कह रही हो। मुझे तुम्हारी हमदर्दी या तरस नहीं चाहिए। अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो तो इतने दिन तक मुझसे दूर नहीं रहती, मुझे इग्नोर नहीं करती। तुमने तो मुझे, मेरे प्यार दोनों को ठुकरा दिया। भूल गई अपने शब्दों को जो तुमने कहा था कि मैं गलत समझ रहा हूँ, तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो क्यों आई हो यहाँ पर? क्यों आज दे रही हो मुझे झूठा दिलासा? मुझे नहीं रहना है इस दुनिया में जहाँ मुझे ना तो प्यार है ना ही कोई अपना। चली जाओ यहाँ से। रावी रोती हुई कहती है, नहीं क्रिस, सच कह रही हूँ, बहुत प्यार करती हूँ आपसे। आप वो पहले एहसास है जिन्होंने मुझे जीने की उम्मीद दी। आपको लगता है कि जीने की उम्मीद मैंने आपको दी, लेकिन आप वो शख्स है जिसकी वजह से मैं आज जिंदा खड़ी हूँ। आपने एक टूटी हुई गुड़िया को फिर से जोड़कर जीने की उम्मीद उसमें डाली है, तो फिर क्यों मेरी उम्मीद तोड़कर मुझसे दूर जा रहे हैं? मानती हूँ कि अपने मन की इनसिक्योरिटी के लिए, अपने मन में आ रही दुविधा के लिए मैं आपके प्यार को इनकार किया, लेकिन मैं सच में आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे अतीत की काली परछाई आप पर पड़े, इसलिए मैं आपसे दूर जा रही थी। लेकिन अब मैं समझ गई हूँ, मैं आपसे दूर नहीं रह सकती। प्लीज क्रिस, रुक जाइए, बहुत प्यार करती हूँ आपसे, नहीं रह सकती आपके बिना। प्लीज क्रिस। क्रिस उसकी ओर देखकर कहता है, अगर सच में मुझसे प्यार करती हो तो इतनी दूर क्यों हो? तड़प रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए, आ जाओ मेरे पास। ये कहकर उसने अपनी बाहें फैला दी। राबी ने अपने आंसू पोंछे और खड़ी हो गई और दौड़कर जाकर क्रिस के गले लग गई। क्रिस ने उसे अपनी बाहों में भरा और उसे लेकर घूम गया। वो उसे लेकर जोर जोर से चिल्ला रहा था, आई लव यू राबी, आई लव यू सो मच। राबी भी उसके गले लगे हुए कहती है, आई लव यू टू क्रिस, आई लव यू सो मच, आई कांट लिव विदाउट यू, प्लीज डोंट डू दिस अगेन। दोनों एक दूसरे के गले लगे हुए थे। क्रिस ने उसे खुद से दूर किया और उसके माथे पर किस करते हुए कहा, कभी नहीं, तुम्हें खुद से कभी दूर नहीं करूंगा, ना ही कभी तुमसे दूर जाने की कोशिश करूंगा। मैं तुम्हें हमेशा अपने पास रखूंगा। आई लव यू, आई लव यू सो मच। राबी ने भी कहा, आई लव यू टू क्रिस। कहकर फिर से वो उसके गले लग गई। वो दोनों एक दूसरे के गले लगे हुए थे कि तभी कुछ लोगों की ताली बजाने की आवाज आती है। जब दोनों मुड़कर देखते हैं तो वहां पर दच, कशिश, विजय और सेजल के साथ साथ पूरा परिवार खड़ा था। दच ने कशिश का हाथ पकड़ा हुआ था और सेजल की गोद में उसका बच्चा था। क्रिस ने दच को देखा और आंखों से ही थैंक यू कहा, तो दच ने उसे कहा, सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, आकर गले लगना पड़ेगा। ये कहकर उसने अपनी बाहें फैला दी। तो क्रिस रावी का हाथ पकड़कर उसके सामने गया और उसके गले लगकर कहता है, थैंक यू सो मच भाई, आज आपकी वजह से मुझे मेरा प्यार मिल गया। रावी ने जब सुना तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने क्रिस को अपनी छोटी आंखें छोटी करके देखा और कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? उसकी बात पर क्रिस ने अपने जीभ के दांतों तले काट लिया और कहा, सॉरी। रावी उसे देख रही थी, तभी कशिश ने कहा, ये सब दक्ष का प्लान था ताकि तुम्हारे दिल की बात तुम्हारी जुबान पर आ सके, और देखो उनका प्लान कामयाब हो गया और आज तुम दोनों एक हो गए। रावी अपना मुंह खोलकर सबको देख रही थी, फिर अचानक से उसने क्रिस को मारना शुरू कर दिया। क्रिस उसे भागते हुए कह रहा था, देखो ये सही बात नहीं है, तुम अभी से घरेलू हिंसा नहीं कर सकती हो। अरे यार, अभी तुम्हारी शादी भी नहीं हुई है, तुम इस तरह से मुझे नहीं मारो यार, सब देख रहे हैं, वो उन्हें कैसा लगेगा मैं अपनी होने वाली वाइफ के हाथों से मार खा रहा हूँ। उसके बात सुनकर राबी उसे और जोर जोर से मारने लगती है और कहती है, तुम एक नंबर के नौटंकी इंसान, तुमने ये सब एक नाटक किया, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। क्रिस उसकी बात पर चिल्लाती हुई कहता है, मैं चाहता भी नहीं हूँ कि तुम मुझे छोड़ो और मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। ये कहकर वो जोर से चिल्ला देता है। राबी उसे जो मिल रहा था वो खींच कर मारे जा रही थी और क्रिस वहां से भागे जा रहा था। सभी परिवार वाले दच, कशिश, सैजल और विजय सब उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे और एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। दच कशिश को अपने सीने से लगाकर कहता है, आज इनकी कहानी भी पूरी हो गई, आज ये भी एक हो गए, बिल्कुल हमारी तरह। कहकर वो कशिश के सिर पर एक प्यार भरा किस कर देता है। कशिश दच को देखकर कहती है, इनका भी रिश्ता हमारी तरह होगा, जितनी प्यार का रिश्ता। तो फ्रेंड्स, आज इनकी इस कहानी का अंत होता है।
आप सभी ने इस कहानी को बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया, इसलिए आप सभी को बहुत ज़्यादा थैंक यू। मेरी बाकी की कहानियों को भी इसी तरह से प्यार दीजिएगा। जल्द ही मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।